हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। आई एम एन ऑथर ऑफ दिस टू वर्कबुक्स ऑफ साइंस 1 and साइंस 2 for standard 10 Maharashtra board. If you want to purchase that workbook, you can go at the Amazon and link are given in the description box. So, in this video, we are going to start the lecture number 3 of a chapter periodic classification of element of science 1, जिसके अंदर हम देखेंगे मेंडलियस पिरियडिक टेबल को. तर कसल्याच प्रकारचा डोक्याला त्रास न घेता लेट स्टार्ट द व्हिडिओ. हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को. तो पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक साइंटिस्ट को जिसका नाम था डोबेरेनर. उसके क्लासिफिकेशन को पहचाना जाता है डोबेरेनर ट्राइड से. और वो बुरी तरह से फैल गया क्योंकि उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था. उसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में देखा जॉन न्यूलैंड को और उसके क्लासिफिकेशन को पहचाना जाता है न्यूलैंड ऑक्टेव से. वो भी साइंटिस्ट पूरी तरह से फैल गया क्योंकि उसने सिर्फ 56 एलिमेंट को क्लासीफाई करने की क्लासिफिकेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी. लेकिन अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की दुनिया में एक 360 का चेंज आया और एक साइंटिस्ट ने लाया जिसका नाम था डिमिट्री मेंडलीव. इसने पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की दुनिया पूरी की पूरी 360 के एंगल में चेंज कर दी. तो उसके क्लासिफिकेशन को पहचाना जाता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से. तो चलिए जानते हैं साइंटिस्ट के बारे में डिटेल में. तो जो आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है इट इज़ अ फोटो ऑफ मेंडलीव सर. तो इंट्रोडक्शन देखेंगे. इनका नाम आता है डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव. याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप अच्छे से समझोगे तो ये इजी है. डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव. तो इनकी कंट्री कौन सी थी? कंट्री थी रशिया एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ रशियन साइंटिस्ट. अब वर्ल्ड मैप में रशिया आता कहाँ पे तो हम दिखते हैं. ये जो आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है इसमें जो रेड कलर का कंट्री दिख रहा है दैट इज रशिया. अगर हम पुराने साइंटिस्ट के इसके कंट्री के कंपैरिजन करते हैं तो आपको उसके बाद में जो ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है दैट इज अ कंट्री ऑफ डोबेरेनर जर्मनी. उसके बाद थोड़ा सा बाजू में जाओगे तो आपको एक फिर से ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा दैट इज यूनाइटेड किंगडम द कंट्री ऑफ न्यूलैंड. तो बाद में देखते हैं हम डिस्कवरी ईयर कौन सा था जिन्होंने अब ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ढूंढा था. इट इज 1869. जस्ट 3 साल बाद न्यूलैंड के 3 साल बाद इन्होंने डिस्कवरी की थी आफ्टर 3 ईयर्स. उसके बाद इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या डिस्कवरी की थी तो इन्होंने सिर्फ एक ही डिस्कवरी की थी. उसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. आई रिपीट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इनके लिए इनको 3 मेडल मिले थे. तो पहला मेडल था डेवी अवार्ड जिसके बारे में डिटेल में मैंने आपके पहले वीडियो में पूरा डिस्कस किया था. अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर मैंने आई कार्ड में उसकी लिंक दी है. तो उसके बाद सेकेंड अवार्ड मिला था डेमिडो अवार्ड. डेमिडो अवार्ड इज गिवन बाय द रशियन गवर्नमेंट टू द साइंटिस्ट हु मेक द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस. उसके बाद तीसरा मेडल मिला था कोपले मेडल. कोपले मेडल मतलब एक मेडल है जो रॉयल सोसाइटी से दिया जाता है हु मेक एन आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस जिसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस कंसिडर की जाती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो. तो उस साल का कोपले अवार्ड भी इनको ही मिला था फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो चलिए जानते हैं क्लासिफिकेशन को डिटेल में. क्या था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन? इन 1869 टोटल 63 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड. 1869 में सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे. तो उन्होंने क्या किया जो डोबेरेनर एंड न्यूलैंड ने किया वो सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया.
he arranged all that 363 elements in the increasing order of their atomic masses. तो चलिए हम करके देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये सभी एलिमेंट्स मैंने अरेंज कर दिए। उसके बाद उसने क्या किया, एक छोटा सा चेंज लाया। ही चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दैट 63 एलिमेंट्स। उसने क्या किया, वो 63 एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी चेक की, बट कैसे, बाय रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसने क्या किया, इस 63 एलिमेंट्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखा और उनकी प्रॉपर्टी मैच करके देखी। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ ही क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, इसलिए उनके साथ रिएक्ट करके उसने उसके केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। दूसरे एलिमेंट इतने जल्दी रिएक्ट नहीं होते, इसलिए उसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को चुना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको लिथियम दिख रहा है और उसके बाजू में आपको सोडियम दिख रहा है। उसने बोला इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम आती है, तो देखिए कैसे आती है। तो हम इसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कौन से कंपाउंड फॉर्म करता है। तो सबसे पहले लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 आता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इट्स बिकम 2 and 1, तो इसका 100% एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है। तो उसको हम किसके साथ रिएक्ट करके देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 आता है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। अब देखो लिथियम एक लॉस करने वाला है, हाइड्रोजन एक गेन करने वाला है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, LiH। देन सेकेंड देखो सोडियम को भी वैसे करके देखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 8, 1, तो ए भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है। उसके बाद उसको भी हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके देखेंगे, तो हाइड्रोजन फिर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, सोडियम एक लॉस करने वाला है, हाइड्रोजन एक गेन करने वाला है। तो उसके बाद क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज NaH। सोडियम एक और हाइड्रोजन एक। अब देखो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमने एलिमेंट लिए थे लिथियम एंड सोडियम, उनके जगह पे एक कॉमन लेटर डालता हूँ R, जिसके वजह से हमको एक कॉमन फॉर्मूला मिलेगा। तो अगर मैंने उनके जगह पे R लिखा तो क्या होगा, दैट इज बिकम्स RH। RH मतलब क्या, एक कंपाउंड जब हम पहले लिथियम एंड सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते तो एक कॉमन फॉर्मूला बनता है दैट इज RH, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। अब देखो इन दोनों एलिमेंट को हम फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखते हैं कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो देखो लिथियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है, उसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2, 6, तो ये क्या करने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। अब ध्यान से देखो लिथियम एक लॉस करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा, तो क्या होगा, तो लिथियम भी 2 लगेंगे हमको और ऑक्सीजन 1 लगेगा इनकी वैलेंस से सेटिस्फाइड करने के लिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, Li2O। देन सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमको सोडियम 2 लगेंगे, ऑक्सीजन 1 लगेगा, तभी इनकी वैलेंस से सेटिस्फाइड होंगी। तो कंपाउंड क्या बनेगा, Na2O। तो अगर हम फिर से इन एलिमेंट्स को लिथियम एंड सोडियम को R से रिप्लेस करते तो हमको एक जनरल फॉर्मूला मिलेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज R2O। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स आर फॉर्म। तो देखो हमने जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो हमको हाइड्राइड्स मिले, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमको ऑक्साइड मिले। तो हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या मिला था, कॉमन फॉर्मूला RH, एंड हाइड्राइड्स का कॉमन फॉर्मूला क्या मिला था, R2H। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पर उसने क्लासिफिकेशन किया था। तो इसके मतलब उसको ध्यान में आया कि ये जो 2 एलिमेंट है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी फॉलो करते थे, उसलिए सोडियम को वहां से उठा के उसने कहाँ पे रख दिया, लिथियम के नीचे। जैसे जैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच होती गई उस एलिमेंट्स को उसके दूसरे एलिमेंट के साथ नीचे रखते गए। ये था मेंडलीव का क्लासिफिकेशन की स्ट्रेटेजी। तो इसके ऊपर से उसने एक स्टेटमेंट बोला था, तो स्टेटमेंट क्या था,
properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. ओके तो मतलब क्या है, इसने एक जो पीरियोडिक वर्ड यूज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे डिफरेंट यूज किया है। डोबेरेनर ने जैसे 3 एलिमेंट्स की लिमिटेशन रखी थी, न्यूलैंड ने जैसे 8 एलिमेंट्स की लिमिटेशन रखी थी, इसने वैसे लिमिटेशंस नहीं रखी। इसने क्या बोला, जिस एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी मैच होती है उसको एक के नीचे एक रखते जाओ। तो ये इससे वजह से ये सारा पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो चलो देखते हैं इसने क्लासिफिकेशन किया उस टेबल को। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा टेबल में आपको कुछ वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे होंगे और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले जो वर्टिकल कॉलम है उसको उसने बोला ग्रुप। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द मेंडलियस पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप्स थे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिख रहे हैं। उसके नीचे उसने हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का कॉलम बनाया, क्योंकि उसके बेसिस पर ही उसने पूरा क्लासिफिकेशन किया था। तो पहले ग्रुप का हाइड्राइड क्या बनता है, देखा है हमने RH। ऑक्साइड क्या बनता है R2O। दूसरे ग्रुप का RH2 एंड RO। उसी तरह हर एक ग्रुप के हाइड्राइड एंड ऑक्साइड उसने निकाले थे। इसके वजह से क्या होगा, जो एलिमेंट जिस ग्रुप में आएंगे उसका डायरेक्ट R की जगह पे एलिमेंट लिख लो, उसका कंपाउंड हमको रेडीमेड मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे उसको उसने पीरियड्स बोला था। टोटल 12 पीरियड्स थे, लेकिन हमने सिर्फ कितने लिए 4, क्योंकि 4 पीरियड में हमारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद उसने उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। जैसे आपको दिख रहे होंगे सभी एलिमेंट्स अरेंज होते गए अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो ये था मेंडलियस का क्लासिफिकेशन। अब हम बढ़ते हैं उसके मेरिट्स की तरफ और उसके डीमेरिट्स की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं उसके मेरिट्स क्या क्या थे। मेरिट्स, सबसे पहला मेरिट आपको दिख रहा है यहाँ पे, बेरिलियम को मैंने सर्कल किया है। तो बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर पहले माना जाता था 14.099, लेकिन जब मेंडलीव ने स्टडी किया, जब केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा था, तो उसको क्या पता चला, बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर 14.9 आ ही नहीं सकता। तो उसने उसको क्या किया, चेंज किया, और उसको चेंज करके कितना किया, दैट इज 9.4। तो उसी तरह उसने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर को क्या किया, चेंज किया, जिसके वजह से उनको पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर जगह मिली। अब ध्यान से देखो, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास नंबर था वो 14.09 था। इसके वजह से वो बोरॉन के बाद में आता था, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 11 है। लेकिन जब उसने उसको रिवाइज किया 9.4, तो बोरॉन के पहले आने लगा। समझ में आ रहा है। तो पहला मेरिट कौन सा था, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर रिवाइज, सो गिव देम अ स्पेसिफिक प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके वजह से उनको एक प्रॉपर प्लेस मिली और उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर को चेंज भी किया अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये उसका सबसे पहला मेरिट था। दूसरा मेरिट देखो, आपको बॉक्स में वहां पे ब्लू कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा। वो ब्लू कलर का बॉक्स मतलब वहां पे ब्लैंक स्पेस रखी थी। जो एलिमेंट्स उस 1869 में डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन उसने प्रेडिक्ट करके रखा था कि बाद में यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, तो उस एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी बाकी थी, फिर भी उसने उसका एटॉमिक मास नंबर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, इसको स्टडी करके उसका प्रेडिक्शन करके रखा था। मतलब उसका फ्यूचर बता के रखा था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी ए होगी। तो उसका नाम उसका एटॉमिक नंबर उसने बोला था कि 44 आएगा, तो उसको उसने एक नाम भी दे दिया, इका बोरॉन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इका मतलब अ गैप ऑफ 1। ध्यान रखना, एक की गैप को बोलता है इका स्टैंड फॉर अ गैप ऑफ 1। अब ध्यान से देखो, आपको ब्लू कलर के बॉक्स के ऊपर एक जगह छोड़ के क्या दिख रहा है, बी स्टैंड फॉर बोरॉन। तो इसके लिए उसने नाम दिया इका बोरॉन। समझ में आया। तो उसके बाद रेड कलर का डॉट दिख रहा है आपको, रेड कलर का एटॉमिक मास नंबर उसने कितना बताया था, 68 आएगा। फिर से उसका नाम दिया गया इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब क्या होता है, अ गैप ऑफ 1, और एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, उसके ऊपर का ब्लू बॉक्स अगर आप छोड़ते हो तो उसके ऊपर जो एलिमेंट आता है वो एल्यूमिनियम है। तो गैप ऑफ 1 में कौन है, एल्यूमिनियम, इसलिए उसने नाम दिया
इका एल्यूमिनियम। उसके बाद थर्ड दिख रहा होगा आपको वायलेट कलर का बॉक्स, उसकी बाजू में तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना आता है 72, उसका नाम दिया गया इका सिलिकॉन। इका का मतलब अ गैप ऑफ वन। अगर आप उसके ऊपर देखोगे तो टी आई नाम का एलिमेंट है, टी आई उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है एस आई, एस आई स्टैंड फॉर सिलिकॉन, तो इसके लिए उसका नाम दिया गया इका सिलिकॉन। तो बाद में डिस्कवरी हुई तो इका बोरॉन की जगह पे कौन आया स्कैंडियम, जिसको डिनोट किया जाता है Sc से, जिसकी प्रॉपर्टी मेंडलियो ने जो बताई थी उससे एक्यूरेटली मैच कर रही थी। देखो तो पीने नीले बॉक्स की जगह पे क्या रख दिया Sc। उसके बाद सेकंड एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसका नाम था गैलियम, जिसको डिनोट किया जाता है Ga से, तो उसको भी रेड कलर के बॉक्स के रिप्लेस कर दिया। देन थर्ड एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम था जर्मेनियम। जर्मेनियम मतलब Ge, फिर से उसको वॉयलेट बॉक्स की जगह पे रख दिया। मतलब उसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी उसकी प्रॉपर्टी एक्यूरेटली मैच कर रही थी जिससे उसने प्रेडिक्ट किया था। मतलब उसने फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए भी उसके पीरियोडिक टेबल में जगह रखी थी जो न्यूलैंड में नहीं रखी थी, तो ये उसका ड्रॉबैक इसने करेक्ट किया। अब थर्ड मेरिट देखते हैं हम। थर्ड मेरिट ध्यान से देखो, देयर वॉज नो रिजर्व प्लेस फॉर द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, इसलिए उसके टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हाइड्रोजन हेलियम, नियॉन एंड ऑर्गन जैसे नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुए, तो उसको भी इस टेबल में रखने का चैलेंज था। तो उसने क्या किया, उसके ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल था उसको कुछ भी डिस्टर्ब न करते हुए एक नया ग्रुप बनाया, दिख रहा है आपको, और उसको जीरो ग्रुप नाम दे दिया और उसमें हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन को अरेंज कर दिया। मतलब उसने ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब भी नहीं किया और एक नया ग्रुप बना के उसको अरेंज कर दिया नोबल गैसेस को। तो देखो मेंडलियस क्रिएटेड द जीरो ग्रुप एलिमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। तो ये इसका सबसे बड़ा क्या था मेरिट्स था कि उसने विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल मेंडलियो पीरियोडिक टेबल एक नया ग्रुप बनाया जीरो नाम का, उसमें सब नोबल गैसेस को क्या किया अरेंज किया। अब बढ़ते हम उसके डीमेरिट्स की तरफ। अब गलतियां क्या क्या की थी, तो गलतियां भी की थी उसको भी हम देखते हैं, तो ध्यान दो। सबसे पहले आपको दिख रहा है कोबाल्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा कोबाल्ट, जिसका एटॉमिक मास नंबर आता है 58.93, और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा निकेल, जिसका एटॉमिक मास नंबर आता है 58.71। अगर हम इनका होल नंबर कंसिडर करते हैं तो 58.93 का होल नंबर क्या होता है 59, और निकेल का अगर हम होल नंबर निकालते हैं तो उसका भी होल नंबर कितना होता है 59। अब देखो दोनों का भी एटॉमिक मास नंबर सेम हो गया, तो मेनली थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कोबाल्ट को आगे रखे या निकेल को पीछे रखे, या फिर निकेल को आगे रखे या कोबाल्ट को पीछे रखे। इनकी पोजीशन के लिए मेनली हमेशा कंफ्यूजन में रहा। तो क्या हुआ, पहला डीमेरिट्स कौन सा है, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स लाइक कोबाल्ट एंड निकेल आर द सेम। देखो 59 सेम है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनकी सेम एटॉमिक मास नंबर होने की वजह से क्या हुआ, उनकी पोजीशन में वो हमेशा कंफ्यूजन में था। देयर वॉज एन एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब क्या, कंफ्यूजन। उसको क्या था, कंफ्यूजन था रिगार्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द इन द मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास नंबर के रिगार्डिंग उसको बहुत कंफ्यूजन था, ये सबसे बड़ी उसका डिमेरिट था। उसके बाद सेकेंड डिमेरिट हम स्टडी करते हैं। सेकेंड डिमेरिट क्या था, आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडलियस पीरियोडिक टेबल के बहुत सालों बाद किसकी डिस्कवरी हुई थी, आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है। मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन दिख रहा होगा आपको, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स आते हैं, एक आता है क्लोरीन 35 और एक आता है क्लोरीन 37। अब इन दो आइसोटोप्स को कहाँ पे रखना है, क्योंकि उसने तो एटॉमिक मास नंबर के ऊपर अरेंजमेंट की थी, मतलब उसको अलग अलग प्लेस देने पड़ेंगे। अगर मैं क्लोरीन की जगह पे क्लोरीन 35 को लेता है तो क्लोरीन 37 के लिए जगह नहीं रहती। अगर मैं वहाँ पे क्लोरीन 37 रखता हूँ तो क्लोरीन 35 के लिए जगह नहीं रहती है।
तो इसका मतलब क्या, अगर हम उसके एटॉमिक मासेस को कंसिडर करते हैं तो उसके आइसोटोप्स के लिए मेंडलियस पीरियोडिक टेबल में कोई भी जगह नहीं थी। अ चैलेंज वाज पोज्ड टू प्लेस देम इन द मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, एक चैलेंज गया उनको रखने के लिए और वो वहाँ पे रख नहीं पाया, तो इसका डेमेरिट्स था। देन तो अब देखते हैं मेंडलियस का थर्ड डिमेरिट कौन सा था। आपको लिथियम दिख रहा है जिसका एटॉमिक मास नंबर 7 है, उसके बाद बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास नंबर 9.4 है, उसके बाद बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके बाद उसका कार्बन उसका एटॉमिक मास नंबर 12 आता है, उसके बाद नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास नंबर 14 आता है। अगर हम इन एलिमेंट का डिफरेंस निकालेंगे एटॉमिक मास नंबर का, तो आता है देखो 7 एंड 9.4 का डिफरेंस बनता है 2.4 का। उसके बाद 9.4 एंड 11 का अगर हम डिफरेंस निकालते तो बनता है 2.6 का। उसके बाद 11 एंड 12 का अगर डिफरेंस निकालते तो बनता है 1 का। और उसके बाद अगर हम 12 एंड 14 का डिफरेंस निकालते हैं तो वो बनता है 2 का। तो इनका डिफरेंस का अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंस में क्या दिख रहा है, इनके डिफरेंस इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहे हैं। देखो 2.4 से 2.6 बढ़ा है, 1 कम हुआ, फिर से 2 बढ़ा है, मतलब इसका जो ग्रोथ है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी वजह से क्या डिफिकल्टी है कि जो नए एलिमेंट्स प्रेडिक्ट होने वाले थे तो इसके बीच में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और कितने एलिमेंट आएंगे, इसको मेंडलियस प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, या फिर मेंडलियस का पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट नहीं कर पाया और नए एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं रख पाया। उसी तरह ये तो हो गया छोटे स्मॉल एलिमेंट्स का। उसी तरह अगर आप बेरिलियम देखोगे, बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास नंबर 9.4 आता है और बोरॉन जिसका एटॉमिक मास नंबर 11 आता है, इसके बीच में का डिफरेंस कितना है 2.4, मतलब इसके बीच में 2 एलिमेंट्स भी बैठ सकते हैं आगे आगे आके, इसके बीच में 3 एलिमेंट्स भी बैठ सकते हैं, तो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। उसी तरह अगर हम हायर एटॉमिक मास नंबर कंसिडर करते हैं, जिस एलिमेंट के हायर एटॉमिक मास आते हैं जैसे कि 101, 112, 113, इनके बीच में कितने एलिमेंट्स आते हैं तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म हो रही थी। यही उसका थर्ड डिमेरिट था। ध्यान से देखो, when elements are arranged and increasing order of atomic masses, the rise atomic masses does not appear uniform, वो यूनिफॉर्मली अपियर नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से 2 एलिमेंट्स के बीच कितने एलिमेंट्स बैठेंगे उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। therefore to predict how many elements could be discovered between that heavy elements, ये उसका डिमेरिट था। उसके बाद फोर्थ डिमेरिट एंड लास्ट डिमेरिट्स रिगार्डिंग टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो आपको फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन दिख रहा होगा, वो हाइड्रोजन दोनों साइड से गेम खेलता है। कैसे, देखो हाइड्रोजन को अभी हमने फर्स्ट ग्रुप में रखा है, हाइड्रोजन उसके नीचे आने वाले लिथियम एंड सोडियम के साथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स सेम दिखाता है। उसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन को वहां से उठा के 7 ग्रुप में डाल दूं तो 7 ग्रुप में आने वाले फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये भी हाइड्रोजन के साथ सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर मेनलीज हो गया कंफ्यूज कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखे या फिर 7 ग्रुप में रखे, क्योंकि वहाँ पे दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स उसके साथ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है अल्कली मेटल्स ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप को बोला जाता है हैलोजेंस ग्रुप। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाए या फिर 7 ग्रुप में रखा जाए। तो इट कुड नॉट बी डिसाइड whether the correct position of hydrogen in the group 1 or in the group 7, that is halogen। तो ये 4 डिमेरिट्स थे जहाँ पे मेंडलियस फेल गए थे। लेकिन एक बात बता दूं कि मेंडलियस फेल इसलिए गए थे कि फ्यूचर वाले एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, बाकी उनका क्लासिफिकेशन एकदम करेक्ट था। इसी वजह से उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल माना जाता है। तो इसके पीछे का ये रीजन था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था आपका मेंडलियस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसका अगर आपको टेस्ट छुड़ाना है तो उसके ऑनलाइन टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसको उधर जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको इसका डिटेल स्टडी करना है, डिटेल एक्सरसाइज होना है, तो यू कैन परचेज माई वर्कबुक एंड वर्कबुक्स आर अवेलेबल एट Amazon। अगेन लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So in the next video we are going to see a modern periodic table. Till then, good day, goodbye.